Welcome to my channel डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी। कोलिनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन हमने डायरेक्टली एक्टिंग जो मेडिसिन जो डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स थे उसके बारे में हमने बात कर ली। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कोलिनर्जिक ड्रग्स इनडायरेक्टली एक्टिंग। एक था डायरेक्टली एक्टिंग, वो मेडिसिन जो रिसेप्टर्स के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करते हैं और एक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस हमें देखने को मिलता है, उसे हम डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट कहते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इनडायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट। तो इसमें रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है। मींस एक कोलिनर्जिक रिस्पांस देना बट इनडायरेक्टली प्रोवाइड करना। प्रीवियस वीडियो में हमने के लिए जो डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट जो मेडिसिन थी उसके बारे में जो हमने बात की थी वो बॉडी में जा रहा था और डायरेक्टली मस्कुलिनिक एंड निकोटिनिक एंड एम रिसेप्टर्स के ऊपर डायरेक्टली बाइंड हो रहा था और हमें एक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस देखने को मिल रहा था। आज जो हम बात करेंगे वो है इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्ट ये किस तरह से करेगा कि ये डायरेक्टली निकोटिनिक एंड मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर डायरेक्टली बाइंड ही होगा। ये एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस हमें देता है। तो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस हमें देता है, लेकिन जब एसिटाइलकोलिन की अमाउंट बढ़ जाती है तो वहां पर जो नर्व टर्मिनल है वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम, जिसे हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? तो ये एंजाइम बेसिकली इस एसिटाइलकोलिन को इनएक्टिवेट कर देता है। एसिटाइलकोलिन को एसिटाइल ग्रुप एंड कोलिन में कन्वर्ट कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। तो जिसकी वजह से फिर सिंपैथेटिक रिस्पांस रुक जाता है, खत्म हो जाता है। सो आज जो हम बात करेंगे तो ये जो मेडिसिन है तो ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी बॉडी में और हमें एक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये इनडायरेक्टली एक्ट करता है, ये डायरेक्टली रिसेप्टर्स के ऊपर डायरेक्टली एक्ट नहीं करता, ये एक एंजाइम को इनहिबिट करवा रहा है, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट। तो अब इसमें दो किस्म के हैं, एक है रिवर्सिबल है और एक है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मींस कि इस एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, लेकिन थोड़े अरसे तक उसके बाद ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर से ये एसिटाइलकोलिन की इनहिबिशन स्टार्ट करेगा। लेकिन जो इरिवर्सिबल है, जब एक बार इसने इस एसिटाइलकोलिन एंजाइम को इनहिबिट कर दिया फिर ये अपना काम नहीं कर पाएगा, ये फिर अपनी असली हालत में नहीं आएगा, ये परमानेंटली इनहिबिट हो जाएगा। तो ये जो इसमें जो मेडिसिन है इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवर्सिबल मेडिकेशन। तो रिवर्सिबल में भी दो किस्म के हैं, एक है टर्शियरी अमीन, एक है क्वाटरनरी अमीन। हम टर्शियरी अमीन जो कि लिपिड सॉल्युबल है, जो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करवा सकते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, लेकिन क्वाटरनरी अमीन जिसके ऊपर चार्ज है, जिसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस वजह से तो आज जो हम बात करेंगे वो है टर्शियरी अमीन। आज हम इस वीडियो में टर्शियरी अमीन की जो पोर्शन है वो कंप्लीटली हम खत्म करेंगे, तो कंप्लीट करेंगे। तो आगे वीडियो में फिर हम टर्शियरी अमीन के बारे में बात करेंगे और फिर तो 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और तीसरी वीडियो में हम कार्बोमेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो है टर्शियरी अमीन। तो टर्शियरी अमीन्स में एक फाइसोस्टिग्मीन, टेगरीन, डोनाफेजल, गैलेंटामाइन एंड रिवेस्टिग्मीन। तो अब एक को हम देखते हैं कि फाइसोस्टिग्मीन क्या है। तो फाइसोस्टिग्मीन एंड पायरिडोस्टिग्मीन, न्यूस्टिग्मीन, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फाइसोस्टिग्मीन जो कि टर्शियरी अमीन है, न्यूस्टिग्मीन पायरिडोस्टिग्मीन जो कि क्वाटरनरी अमीन है। तो टर्शियरी अमीन में फाइसोस्टिग्मीन है, टेक्रीन, डोनाफेजल, गैलेंटामाइन, रिवेस्टिग्मीन, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइसोस्टिग्मीन। तो फाइसोस्टिग्मीन, टेक्रीन, डोनाफेजल, गैलेंटामाइन, रिवेस्टिग्मीन, ये 5 है। तो इसमें जो पहला है वो है फाइसोस्टिग्मीन। अब अगर मैं एक सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताऊं कि ये किस तरह से काम करेगा, तो इसका सिंपल एक ही मैकेनिज्म होगा। जब ये मेडिसिन आप लोग लेंगे, जब ये बॉडी में जाएगा तो ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली जो ये एंजाइम है, लेट्स सपोज ये एक आप लोगों ने यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, आप लोगों ने टेक्रीन ये मेडिकेशन ले ली,
ये ले लिया तो ये क्या करेगा, ब्लॉक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा, इसको ब्लॉक करेगा। जब इसको ब्लॉक करेगा तो एसिटाइल नॉट ब्रोकन, जो एसिटाइल कोलिन है, जो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ब्रोकन नहीं होगा, वो इनएक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की अमाउंट बढ़ जाएगी हमारी बॉडी में, और ये स्टिमुलेशन रिसेप्टर्स, ये एन मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से हमें एक रिस्पांस देखने को मिलेगा, एक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस हमें ये देगा। तो अगर फाइसोस्टिग्मिन के बारे में बात करें तो फाइसोस्टिग्मिन ये डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, आई ड्रॉप्स में एंड इंजेक्शन में, IV एंड IM में अवेलेबल है, और ये मेनली यूज होता है तो पॉइजनिंग। आप लोगों ने सपोज एट्रोफिन ले लिया, स्कोफल्मिन ले लिया, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो आप लोगों ने ले ली, उसकी पॉइजनिंग की वजह से आप लोग इमरजेंसी में फाइसोस्टिग्मिन का यूज करेंगे। IV एंड IM आई ड्रॉप्स में भी अवेलेबल है, ताकि उसकी इफेक्ट को ये रोक ले, ये इसको इनहिबिट करे। तो ड्रग क्लास क्या है, तो ये इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, इनडायरेक्टली एक्टिंग करता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, ये एगोनिस्ट है। तो और ये obtain फ्रॉम प्लांट सीड कैलिबर बीन प्लांट से obtain है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये फाइसोस्टिग्मिन ये ब्लॉक करेगा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को, फाइसोस्टिग्मिन ब्लॉक करेगा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को, और एसिटाइल कोलिन कैन नॉट ब्रेक, तो एसिटाइल कोलिन ब्रेक नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की लेवल बढ़ जाएगी, तो ये अपने रिसेप्टर्स को ज्यादा एक्टिव करवाएगा। लेट्स सपोज अगर पहले 2-3 एसिटाइल, लेट्स सपोज 10 एसिटाइल कोलिन की मैक्सिमम अमाउंट 10 है एसिटाइल कोलिन की, ये रिलीज हो रहे हैं वेसिकल से, ये रिलीज हो रहे हैं, और इनसे 7% एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम इनहिबिट करवा रहा है, और सिर्फ 3% रिमेनिंग ये अपने रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होते हैं, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और एक रिस्पांस देता है। लेकिन जब ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो फिर 10/10 ही एसिटाइल कोलिन यहाँ बॉडी में रहेंगे, और वो ज्यादा रिसेप्टर्स को एक्टिव करेंगे, जिसकी वजह से एक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और तो ये इस क्या करेंगे, ये एक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस हमें देंगे। और अगर हम इसके आगे सेकंड की बात करें तो टेकरीन डोनाफेजल गैलेंटामिन, ये बेसिकली यूज होता है टू माइल्ड अल्जाइमर डिजीज, ये अल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। अब अल्जाइमर डिजीज क्या है, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। इसमें क्या हो जाता है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, इसमें लोग जो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं लोग, तो वो अच्छी तरह नहीं कर सकते, उसकी याददाश्त चली जाती है, वो किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, इसकी थिंकिंग अटेंशन ये सारी जो खूबियाँ है ये चली जाती है। इन डिजीज ले लेते हैं तो ये इस अल्जाइमर डिजीज को थोड़ा सा ही माइल्ड कम करवा देता है। तो इसमें ये हेल्पफुल है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। इसमें टेकरीन डोनाफेजल एंड गैलेंटामिन का यूज होते हैं। तो टेकरीन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये टेकरीन ब्लॉक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा, एसिटाइल कोलिन नॉट ब्रोकन, तो एसिटाइल कोलिन की अमाउंट बढ़ जाएगी और स्टिमुलेट रिसेप्टर्स ज्यादातर स्टिमुलेट हो जाएंगे, और एक इंप्रूव मेमोरी में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो दैट इज टेकरीन। डोनाफेजल क्या है, ये दोनों सेम है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है, सेम तो है बट एक डिफरेंस भी है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि टेकरीन आप लोग दिन में 1 दफा आप लोग यूज करेंगे, लेकिन डोनाफेजल आप 1 डे में सेवरल टाइम आप लोग यूज करेंगे, सेवरल टाइम यूज इन अ डे। और ये लीवर की टॉक्सिसिटी ज्यादा करवाएगा, क्योंकि आप लोग सेवरल टाइम यूज करेंगे, और ये दिन में एक ही दफा यूज होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। और इसमें आगे है गैलेंटामिन एंड रियोस्टिग्मिन। तो गैलेंटामिन भी सेम टू डोनाफेजल, बट डिफरेंस क्या है कि ये स्टिमुलेट कर रहा है इसको, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को भी ये स्टिमुलेट करवा रहा है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के स्टिमुलेट करवा रहा है, जिसकी वजह से ये इसकी इफेक्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, और ओरल सोल्यूशन में भी अवेलेबल है, जैसे टैबलेट फॉर्म में, और ये टैबलेट में भी एंड ओरल सोल्यूशन में भी अवेलेबल है। और रियोस्टिग्मिन भी सेम लाइक गैलेंटामिन, डोनाफेजल एंड टेकरीन, बट डिफरेंट to derive from carbamates group, but different यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर एंड पार्किंसन डिजीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। पार्किंसन डिजीज क्या है, ये मसल्स की एक डिसऑर्डर है रिलेटेड टू मसल। इसमें आप लोगों की मसल्स वीक पड़ जाती है, आप लोग हाथ शेकिंग हैंड नहीं कर सकते। अल्जाइमर डिजीज है, और पार्किंसन डिजीज में रियोस्टिग्मिन का इस्तेमाल होता है। तो ये क्या होगा, इंप्रूव मेमोरी, थिंकिंग, अटेंशन, हेल्प पेशेंट टू वर्क डेली लाइफ में डेली एक्टिविटी जो कर रहा है उसमें ये हेल्प प्रोवाइड करेगा। सो डेट इज आवर टुडे टॉपिक टर्शियरी अमीन में जो भी मेडिकेशन की 5 पॉड़े हमने कंप्लीट कर लिए। आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्वाटरनरी अमीन में हम न्यूस्टेग्मिन, फायरोस्टेग्मिन, एंड्रोफोनियम एंड एम्बिनोनियम
इसके बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड लेक्चर में फिर हम कार्बोमेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट के बारे में बात करेंगे। और कार्बोमेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी जो एंटीडोट है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इससे आप कितने टाइम में आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं। सो दैट इज अवर टुडे टॉपिक टर्शरी अमीन जो कि कंप्लीट हो गया। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है? तो साइड इफेक्ट जो फेरोसिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है, सलाइवेशन बढ़ जाना बहुत ज़्यादा, इस तरह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाना, और इसी तरह से डायरिया हो जाना, ब्रेडिकार्डिया हो जाना, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाना टू 6 एक 1 मिनट में हार्ट जो। और अब ये ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया है क्या? तो ब्रेडिकार्डिया मीन्स एक हार्ट तो 1 मिनट्स में 6 अप्रॉक्सीमेटली 72% धड़कता है, लेकिन जब ये 1 मिनट में 60 से कम बीट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, और जब ये 100 से अबव पर मिनट बीट कर रहा है तो इसको हम कहते हैं कि टेकिकार्डिया। और इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है? तो सीओपीडी में कंट्राइंडिकेटेड है, इस्तेमा में भी कंट्राइंडिकेटेड है। और दैट इज आवर टुडे टॉपिक टर्शरी अमीन। तो ये टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।